तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, द पेन ऑफ द डिजीज, द पेन दैट द फैमिली अंडरगोज एंड द पेन दैट द पेशेंट अंडरगोज। ठीक है, डिजीजेस जब आते हैं, बीमारियां आती हैं तो पेन लेस नहीं होती हैं। ठीक है, हमारे जो बीमारी है उनमें पेन कौन सी होती है अमन? शारीरिक के मानसिक? मानसिक भी ते मानसिक तो बाद शारीरिक भी आनियां शुरू हो जांदियां ने। ठीक है, और जो शारीरिक पेन है ना वो हम उसको थोड़ा सा नाप सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं, थोड़ा सा सामने जो हमारी फैमिली है या डॉक्टर है वो भी उसको देखकर समझ सकता है। पर जो मानसिक पेन है ना वो मोस्टली समझी ही नहीं जा पाती है। ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੂ ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੇਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ रही ਨੇ। इसलिए वो बता भी नहीं पाता है, और अगर बताने की कुछ नाकाम सी कोशिश भी करता है तो आसपास जो परिवार होता है उसमें भी वो अवेयरनेस नहीं होती है, उसको भी समझ नहीं होती है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब अपने उस प्यारे के साथ, उस लव्ड वन के साथ बैठे हैं जो कि मानसिक पेन में भी है, फिजिकल पेन में भी है, पर हमारे को शायद उसके शारीरिक सिम्टम्स तो कुछ समझ आते हैं, पर मानसिक की तो शायद हमें कोई एहसास ही नहीं है। क्या हमें लगता है कि हमें अपने पेशेंट की मानसिक पेन समझ आई थी यहाँ पर आने से पहले? आप अच्छा अभी बाद में ही बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हाँ, कि क्या हमें लगता है कि ऐसा है कि हम यहाँ पे बैठ के समझ पाए थे उस मानसिक पेन को जो हम खुद भी एज अ फैमिली गुजर रहे थे और जो हमारा पेशेंट गुजर रहा था? हमारे मन में क्या चल रहा था अमन? ਔਰ ਅਨੂ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ अपनी पेन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जद्दोजहद ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ। हमारे प्यार की वजह से भी नहीं वो सुधर रहा। हम इतना प्यार कर रहे हैं, इतना लाड कर रहे हैं, लोड से बाद उसको चीजें दे रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड टाइम टू टाइम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें साड़ियां चीजें क्यों नहीं समझ आ रही। फिर उसके बाद हम बेइज्जती भी बहुत कर रहे हैं अपने, क्योंकि हमारी भी तो पेन अनबेयरेबल हो गई है अपने पेशेंट को पेन में देख के। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर हमने उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद हंडाई। हमने उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की, जो उसकी ड्यूटीज थी एज अ सन हमारे साथ या एज अ भाई, वो भी हमने ही पूरी करते गए, है ना। हमने उस बात को भी फोरगो करते गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि शायद अब ठीक हो जाएगा, शायद अब एहसास आ जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100% ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, है ना। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਰ ਆ ਜਿਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾइफ आ जाती है तो मैं वो वाइफ है जिन्हें अपने हस्बैंड का हुण सारा ही बोझ चुक लेना, अपने प्यार से मैंने इसको ठीक कर लेना है, मैंने इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना है, अब बच्चा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर ये अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। पर क्या ऐसा हुआ हम में से किसी के साथ? हुआ है तो बताइए। हम यहाँ पे आए हैं, हम उससे पहले इस सफर में से कुछ सफर सब कर आए हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ इनमें से एस्पेक्ट्स हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि हमारा जो लव्ड वन था ठीक हो गया इससे? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੋ।
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ बैठे हैं है ना। हॉस्पिटल में कौन बैठते हैं? पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटल में बीमार लोग आते हैं, हॉस्पिटल में बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, यहाँ बैठ के हमारी सबसे पहली, ये कुर्सियों पे बैठ के सबसे पहली जिम्मेदारी ये है। दिल मानता नहीं है, मानता नहीं ਇਹ है, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਨ ਹੈ। ये बहुत बड़ी पेन है। आज हम सारी पेन की ही बात करेंगे, चाहे वो फैमिली गो थ्रू कर रही है, चाहे वो पेशेंट गो थ्रू कर रहा है, कि यहाँ बैठ के इस बात को मानना कि हमें एक बीमारी लग गई है जो हमसे मैनेज नहीं हो रही है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੂ ਮੈਮ ਇਸ ਪੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਆ ਜਾਓ ਨੀਰੂ ਮੈਮ, निशा मैम। हाँ जी मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए, और एज अ वाइफ आपकी यहाँ पे बहुत सारी वाइफ्स बैठी हुई हैं जो कि इस पेन से गुजर रही हैं, जिनका ये बार बार क्वेश्चन है और ये एक रियलाइजेशन है कि पेरेंट्स तो कर लेंगे पर मेरे पास तो चॉइस है, पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं है, उनका तो बच्चा है ना। तो वाइफ्स का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, उनकी एक दुविधा आ रही है ये कि मैं क्यों करूं, मेरी ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे इस बीमारी को बीमारी मान के अपनी लाइफ को इतना चेंज क्यों करना है। ठीक है, आज हम इस चीज पे, इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं कि क्या वाइफ्स के पास चॉइस है, पेरेंट्स के पास अगर चॉइस नहीं है तो क्या वाइफ्स के पास चॉइस है कि वो ये चीज से निकल जाएं। ठीक है, आज मैम थोड़ा सा बताइए ਤੁਸੀਂ अपने ਪਹਿਲਾਂ बारे में। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं ऐसे गुजर रही थी अपने मतलब इस जर्नी से, इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले, कि कहीं ना मेरे हस्बैंड एडिक्शन में थे और वो मतलब नाम से ये पेन है, मैं ये अपनी पेन शेयरिंग है। करती हूँ, अपनी शेयरिंग करती हूँ। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे आज अपनी शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मुझे ना यहाँ मीटिंग में बैठ के ना बड़ी एंग्जाइटी फील होती है। लाइक जब भी मैं यहाँ पे बैठती हूँ, अगर मुझसे कोई मतलब कुछ पूछता है या मैम क्वेश्चन करते हैं तो मेरी ना कहीं ना हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नम्रता मैम के साथ ये शेयर किया कि मेरे साथ ये सब चल रहा है, और ड्यूरिंग मीटिंग किसी फैमिली मेम्बर ने ही मतलब बताया कि उनको भी एक हॉस्पिटल में जाके उनकी जो लेग्स है ना शिवर हुई, तो उनके हस्बैंड ने ही उनका आंसर किया कि शायद वहाँ पे जाकर वहाँ पर उनको 2 बार प्लास्टर लगा था, तो शायद इसलिए वो उनकी वो एसोसिएशन थी वहां से, पेन वहाँ से की। थे। तो घर जाके ना मैंने भी उसके रिलेटेड ना कुछ अपने मतलब सेल्फ टॉक की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं यहाँ पे बैठती हूँ, मेरी इतनी मतलब हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना मुझे ना सर की मीटिंग्स भी सुनी हुई थी कि ये हमारा कोई चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा होता है ना, उसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ऐसी अनरिजॉल्व्ड पेन है। फोन निकाल के पढ़ लो। हाँ और ना जो मेरा चाइल्डहुड रहा है ना, उसमें आई हैव टू फेस सो मैनी टॉक्सिक शेम बिकॉज ऑफ माय फादर एडिक्शन। मेरे पापा ना अल्कोहल लेते थे, और उनके टॉक्सिक जो बिहेवियर था ना मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, वो हमें ना कहीं ना शेम में ले जाता था। और ना जब भी हमारे घर कोई शादी का ऐसे इवेंट आता था ना, तो हमारे घर से ना पहले से ही ना एक ना डर, मतलब एक डर का एनवायरनमेंट हो जाता कि हाँ अब तो पापा ने वहाँ पे जाके ड्रिंक करनी है, अब क्या होगा, मतलब लाइक अब हम कैसे मतलब उसको उस मतलब सारे एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करेंगे।
तो वहाँ पे जाके भी पापा पता क्या करते थे, हमारे पापा ना 7 बजे ही हमें वहाँ पे ले जाते थे और 10 बजे उनका ये था कि बस आँखें दिखाना स्टार्ट करते थे कि हाँ, बस अब घर चलो। अब और वहाँ पे भी एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि मतलब कि वो सब्सटेंस लेके ना रिलेटिव की, जो हमारे रिलेटिव्स थे उनकी इंसल्ट ही करते रहते थे। हमें ना कहीं न कहीं ना शेमलेस मूवमेंट में ले जाते थे कि हाँ, मतलब हम सोचते थे कि क्या मतलब कि हम इसकी बेइज़्ज़ती के कारण बने हैं ये, ह जहाँ भी जाते हैं हमारी बेइज़्ज़ती करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ना हमारे फ़ील में मन में ना ऐसा डर पैदा हो गया था और अब जब हम घर पे आते थे ना मैम, तो हम ना कहीं न रूम में बैठ जाते थे। मतलब रूम में चले जाते थे क्योंकि पता होता था कि अब मम्मा-पापा का झगड़ा होना है, तो मतलब इन्होंने इंसल्ट करनी है एक-दूसरे की, तो इस बेटर है कि हम रूम में चले जाएँ। तो कहीं न कहीं हम चले जाते थे और ना ही हम नेबर में जो फ्रेंड्स सर्कल था उसके साथ अपना एन्जॉय टाइम कर पाते थे। और जब भी पापा की जैसे बाइक की एक आवाज़ आती थी ना, तो जब वो आवाज़ हमें आती थी तो हम मतलब जैसे सोसाइटी में खेल रहे होते थे तो कहीं न कहीं हम अंदर चले जाते थे। तब देखते थे कि पापा आ गए उनकी, मतलब अब चलो अंदर, नहीं तो इन्होंने हमारी इंसल्ट कर देनी है यहाँ पे। और सबके सामने जब इंसल्ट होएगी तो हमें भी कहीं अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि काफ़ी बार पापा ने ऐसा किया भी था। और हम लोग अपना मतलब चाइल्डहुड पीरियड एन्जॉय नहीं कर पाए इसी कारण। पापा ने हमें मतलब सब कुछ दिया लेके, मुझे मतलब सब कुछ, खुशियाँ भी दी, सब कुछ दिया। बट कहीं न कहीं ये जो मतलब उनका बिहेवियर था ना, मुझे गिल्ट में ले जाता था कि क्या करते हैं ये, कि सबके सामने इतनी इंसल्ट चलती है हमारी। तो पापा ना काफ़ी बार ना रात को लेट भी आते थे मैम। तो जब लेट आते थे जैसे 1-2 बजे आना उन्होंने, तो सारा मतलब टाइम हम पापा की वेट ही करते रहते थे रात को भी कि आए नहीं पापा, उनको कुछ हो तो नहीं गया मम्मा? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? तो मतलब वहाँ पे भी हमें यही डर लगता है कुछ हो तो नहीं गया पापा को कुछ हो तो नहीं गया। बट जब हम उनकी बाइक की आवाज़ सुनते थे तब भी हमारे मन में इतनी खुशी होती है कि ठीक है, अब वो घर पे आ गए हैं, तो अब सब ठीक है। और मैम एक ना मेरे साथ एक इंसिडेंट स्कूल में भी हुआ था। वहाँ पे ना एक आउटसाइड के लड़के ने ना मुझे ना कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज में कुछ बोला था, जो मुझे कहीं न कहीं बहुत हर्ट किया था। अब और ना वो जो उसने वर्ड बोला था ना, वो मेरे जो क्लासमेट एक लड़का था उसने सुन लिया था मैम। तो वो बार-बार ना मुझे ना मतलब चिढ़ाता रहता था और मुझे ना कहीं न गिल्ट में वो बात ले गई कि मतलब वो मुझे कहता था, "ये तेरे पापा को बता दूँगा, उसने तुझे बहुत गंदा वर्ड बोला है।" तो मुझे मैम उस वर्ड की इतनी समझ भी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला कि उसका क्या मीनिंग है। तो मतलब उसका मतलब हमेशा मुझे डराना कि हाँ, मैं तेरे पापा को बोल दूँगा, मुझे ना कहीं न कहीं ना वो भी एक डर में, फ़ियर में थी मैं कि अगर मेरे पापा को बता देगा तो मैं क्या करूँगी? तो मैं जब वैन में बैठती थी ना, तो मैं कहीं न कहीं कोने में बैठ जाती थी वैन में। कोने में बैठ जाती थी और वो लड़का मुझे आँखें दिखाता रहता था और हँसता रहता था मेरे पे, कि हाँ देखा, ऐसे मैं तेरे मतलब सबको बता दूँगा। तो मैं ना तब 10th स्टैंडर्ड में थी मैम, तो तब हमारी फेयरवेल हुई तो मतलब वो मेरे मतलब निकल गया वो माइंड से वो। फिर मैम जब मैं कॉलेज की लाइफ़ में आई ना, तो मेरी ना चाइल्डहुड फ्रेंड थी एक, जो मेरे बचपन से स्कूल स्कूल की फ्रेंड थी। तो मैम जब मैंने एडमिशन ली वहाँ पे, तो एडमिशन ली वहाँ पे, तो कहीं न कहीं ना उसने ना मेरा वहाँ पे जाके ना साथ छोड़ दिया। मतलब उसकी न्यू फ्रेंड्स बन गई, तो मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन ना बीबी के डीएवी कॉलेज से करी हुई है मैम। तो वहाँ का आपको एनवायरनमेंट पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो एटीट्यूड में रहती हैं, तो 1 साल मैंने अकेले सर्वाइव किया क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स बनाना एक ना बहुत बड़ा टारगेट ही है। तो मतलब मुझे मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं, मैं ना अकेली लाइब्रेरी में बैठी हुई ना या तो बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी या कुछ इधर-उधर, मतलब मुझे था कि मैं एक अकेली पड़ गई हूँ कहीं न कहीं। और जो उसकी फ्रेंड्स बनी हुई थी ना, वो काफ़ी मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरे से भी ज़्यादा मॉडर्न है। अभी मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब मैं उनके साथ मैच करती थी, लेकिन वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मॉडर्न थी। तो कहीं न कहीं ना जब उनका ग्रुप बैठा होता था ना, मेरी फ्रेंड का, चाइल्डहुड फ्रेंड का ग्रुप सारा बैठा होता था, तो मैं ना वहाँ से ना निकल भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ना एक शेम थी मेरे अंदर कि ये मेरा मज़ाक बनाएँगे। तो मैम मैं ना अगर
जैसे एक थोड़ा मतलब मैं जहाँ से निकल रही हूँ, अगर वो सामने ग्रुप बैठा हुआ तो मैं वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती थी, चाहे मुझे उसके लिए मतलब काफ़ी दूर से जाना पड़े, मैं उस वे से चली जाती थी। और और बाद में मैम मेरी भी बट 1 साल मैंने मतलब अकेले ही वहाँ पे मैं ऐसे ही स्पेंड कर दिया, बट उसके बाद मेरी काफ़ी सारी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी, शायद उनसे भी ज़्यादा मॉडर्न थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अब ठीक है कि मेरे भी वैसा फ्रेंड सर्कल बन गया है, नाउ आई एम कंफर्टेबल। और ना मैम कॉलेज के टाइम पे ही ना मुझे ना एक ना मेंटल इशू ये भी आया था कि जिसमें ना सडनली ना मतलब घर पे ही मुझे एक चक्कर सा आया, तो मतलब मैं ना मेरे मम्मा पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने नॉर्मली कहा कि शायद इसको एसिडिटी वगैरह होगी होगी तो इसलिए ये हो गया होगा। बट नेक्स्ट डे ना मैम मतलब मेरे अंदर ना एक ना डेथ का फियर आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर शाम होती थी तो मुझे ये लगता था कि बस ना अपना मैंने मर जाना है, तो मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि मुझे शायद ये लगता था कि मैं अब मर जाऊंगी, अगर मेरे पास डॉक्टर होगा तो शायद वो मुझे बचा लेगा। तो मैं मुझे ना बार बार शाम को यही थॉट्स आते रहते थे। तब मैंने ना एक ना साइकेट्रिस्ट को भी अपना ट्रीट मतलब दिखाया था, तो मतलब मैंने उनको जाके सारी अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि ऐसे ऐसे मुझे डेथ के फियर आते हैं। तो साइकेट्रिस्ट की उनने मुझे मेडिसिन भी दी थी, लेकिन मैंने उस मेडिसिन को खाया नहीं। तो बाकी मेरी ये शेयरिंग है कि मुझे तब ये लगता था कि मेरी मम्मा की कुछ प्रेयर्स के कारण मैं ठीक हो गई थी। और मैम उसके बाद भी मेरा फ्रेंड सर्कल जैसे कॉलेज में मतलब तो बन तो गया ही था, और आफ्टर मैरिज भी ना मेरे जो हस्बैंड थे ना, जब वो एडिक्शन मतलब में होते थे, तो कहीं ना मैम मेरे अंदर वो शेम चलती थी, क्योंकि मैं अगर किसी नेबर के साथ खड़ी हूँ ना तो मुझे था कि ये पी के आए हैं। पापा की जगह वो हस्बैंड हाँ, पापा की जगह हस्बैंड आके पी के आए, अब मेरी इंसल्ट होगी नेबर में, लोग क्या सोचेंगे कि ये इसके हस्बैंड ये करते हैं। और ना जब मेरी मैरिज हुई ना मैम और ना जब मेरी प्रेगनेंसी में ना, तब भी अब ये बोलना चाहिए। तो करो करो तब भी कोई मेरा जो फैमिली का एनवायरनमेंट था ना, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। मैंने प्रेगनेंसी में मैम इतना बुरा अपना उनके प्रेगनेंसी और मेरे बच्चे ने भी वहाँ सफ़र किया मैम। अब मुझे लगता है क्योंकि जब वो मेरा आफ्टर जब वो मेरा बेटा हुआ, तो डॉक्टर ने तो पहले ही उसको बोल दिया कि इसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो तब हार्ट वाले डॉक्टर को उसको दिखाया गया, तो तब भी मुझे ये लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने जो प्रेगनेंसी में इतनी मतलब ज़्यादा वो देखा ना चीज़ें, मैं ना जब मैं प्रेग्नेंट मैं अपने आप को ना अकेले रूम में बंद कर लेती थी मैम। मैं नीचे नहीं आती थी, मेरा रूम ऊपर था, मैं नीचे नहीं आती थी, अकेली बैठी रहती थी कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था। मुझे कुछ ना कुछ टॉन्टिंग ऐसे चलती रहती थी मेरे साथ मैम। और तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ना एक ना शेम महसूस होती थी, मतलब एक अंदर मेरे अंदर इतना फियर आ गया था ना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर जब मैं सेकंड मेरी प्रेगनेंसी हुई, मैंने वो स्ट्रेस तो नहीं लिया, पर उसके बाद भी मुझे कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिला ही है स्ट्रेस। और जब मैंने हम लोग 4 साल से मतलब किसी और मतलब कोठी में शिफ्ट हो गए हैं, एक अलग से ले लिया, तब मुझे थोड़ा-सा ना एक ना रिलीफ आया कि हाँ, अब ठीक है, अब सुकून की ज़िंदगी जी लूँगी मैं। बट उसके बाद जो मेरे हस्बैंड की एडिक्शन थी ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा मैम वो मेरे मेरे को ना पता है क्या करते थे कि मेरे साथ क्या करते थे। जब वो एडिक्शन में घर आते थे ना मैम, तो वो ना हमारे गाड़ी है, मतलब हमारे पास 2 कार है, एक बड़ी, तो मुझे ना उस बड़ी गाड़ी में ना बैठने में डर लगता था, क्योंकि एक बार उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया था। मैं भी थी, मेरे बच्चे भी थे। तो कहीं न कहीं मुझे वही उन्होंने अल्कोहल ली हुई थी, तो उन्होंने ओवरटेक किया तो हमारा एक्सीडेंट, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। तो
मैम जब अब ना जब वो एडिक्शन में थे ना, एडिक्शन में आते थे ना मैम, तो वो कहीं ना मुझे ना आवाज आती, चल गाड़ी में ना बैठ, मैं ना चल घूम के आते। तो मैं कहीं ना कहीं वो गाड़ी में बैठती नहीं थी, कि मुझे डर था कि ये गाड़ी मार देंगे और मैं मर जाऊंगी। तो मतलब जब भी मुझे, जैसे आप कहते हैं ना, एक फोन पे उनका नंबर भी मतलब कि नाम आ जाता था ना कि 7 o'clock के बाद, कि हाँ मुझे लगता था अब इन्होंने ड्रिंक कर ली हुई है, और अब ये मुझे गाड़ी के बारे में मुझे, कि गाड़ी है घर पे, और मैंने वो गाड़ी ना अपने गैरेज पे लगवाना स्टार्ट कर दी थी, कि नहीं ये अगर गाड़ी साथ मेरे घर के बाहर होगी तो कहीं ना कहीं ये फिर वही करेंगे। तो मैंने वो गाड़ी भी अपने घर से दूर भेज दी थी, एक सिंगल जो गाड़ी जो मुझे था कि ये मैं ड्राइव कर सकती हूँ, कि वो मैंने रखी हुई थी अपने घर पे, कि हाँ मैं ये ड्राइव कर सकती हूँ अगर कुछ ऐसा होएगा भी। और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे मतलब वो दिए है ना, मतलब फियर, कि देख अब तेको मैं मौत दिखाता हूँ। ये मुझे कहीं ना कहीं तोड़ दिया मैम, मुझे उसने, कि मेरे पेशेंट ने मुझे तोड़ दिया। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग अपने। ये देखिए, ये जो इन्होंने जर्नी शेयर करी है, इसका कुछ ना कुछ रूप, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, हम सबकी जीवन में है। चाहे एज डॉटर्स ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली, चाहे वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे बहन हो, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ने किसी ना किसी रिश्ते में इस वाले बिहेवियर को, इस वाले फियर को, इस वाले पेन को गो थ्रू किया है। और ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮ बचपन तो ही चली आ रही है। हाँ, देखो ना, जैसे उन्होंने बोला कि अब वो जो फादर के साथ जो पेन एसोसिएटेड थी, वो टॉक्सिक शेम, वो शर्मिंदगी, वो कहीं ना कहीं वो उसका रूप बदल गया, पर वो पेन और वो शर्मिंदगी तो एज इट इज ही चलती रही, और उसने इनको और इनके बच्चों को कितनी तकलीफ दी, हमारी पूरी फैमिली को, सारे एनवायरनमेंट को डिसफंक्शनल बना दिया, टॉक्सिक बना दिया, पॉइजनस बना दिया, रहने लायक नहीं था। ठीक है, हम सब की तोड़ फोड़ हो गई, हम सब यहाँ पर टूटे फूटे इंसान हैं, हम में से कंप्लीट पूरा कोई नहीं है। हम सब पूछो, हम सब एक लिविंग लाइब्रेरीज हैं, हम सब के पास अपनी अपनी स्टोरीज हैं जो हम 10-10 दिन तक सुना सकते हैं। ठीक है, जिसमें पेन एक मेजर होएगा। ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में गुड मोमेंट्स नहीं थे, हैप्पी मोमेंट्स नहीं थे, पर अब जो हम जिस स्टेज पे यहाँ आके बैठ गए हैं, वहां पे पेन एक मेन मुद्दा है। मैम हैप्पी मोमेंट्स भी थे मेरे बचपन में, बिल्कुल क्योंकि मेरे पापा मुझे किसी चीज के लिए रोकते नहीं थे। बिल्कुल वो मुझे मतलब कि मेरे मुंह से निकलने से पहले मुझे वो चीज ला देते थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे इतने अच्छे बीबी के लिए, मेरे पापा हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे मैम, और मेरे पापा मतलब कि वो मुझे नहीं, बीबी के लिए भी एक आपको सबको ही पता होगा कि वहां पे, पर पापा ने अपने जैसे कहते हैं ना हैसियत से ज्यादा हमें दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं, कि मैं जहां मर्जी जाऊं, मैं शॉर्ट्स पहनती थी, कि कुछ नहीं, एक लड़के की तरह मैं रहती थी, कि मुझे ये था कि, और पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे। ये एक मेरा प्लस पॉइंट था कि पापा ने मुझे सब कुछ लेके दिया। अगर मुझे था ना कि मुझे वो एक कॉलेज का ऐसे एनवायरनमेंट था कि वहां पे एक पर्सनालिटी बड़ी मायने रखती थी मैम, तो मैं पापा को बोलती कि वहां पे लड़कियां बड़े अच्छे कपड़े पहनती है पापा, मुझे भी। तो पापा ने कहा कोई बात, तू अपनी मम्मा को ना बोली तो मैं तेको ना पैसे दे देता, तू हाँ जो पहनना तुझे पहन। कहीं ना कहीं वो अच्छे मोमेंट्स भी दिए, पर ये शेमलेस मोमेंट उन्होंने मुझे जब दिए ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके भी, जब मेरी आफ्टर मतलब शादी के बाद भी मुझे मैम कहीं ना कहीं जब वो भी मिला, उनके साथ भी हस्बैंड के साथ मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे तोड़ के रख दिया, कि मेरे में मुझे ना इतनी शेम थी ना, मुझे इतना ज्यादा मेरे अंदर वो बैठा रहता था ना, मैं हर एक इंसान से डर के रहती थी। चलो कि अब थोड़ा सा ना ये बताओ कि तुम यहाँ पर इतनी पेन में आई है ना, पेन में इनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है, हर्मिटेज में चल रहा है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये एज अ वाइफ एज अ फैमिली बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ये बताओ कि इस ट्रीटमेंट ने, इस हॉस्पिटल में आके कैसे आपको एक राह मिली है, क्या पेन्स के साथ आप आए वो आपने हमें बताया, क्या फियर्स के साथ आए, अब यहाँ पर आके हमें कैसे रास्ते मिल रहे हैं, हम कैसे टूट फूट से थोड़ा 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 पीस बाय पीस हम बनना शुरू हो रहे हैं, वो बताओ मैम थोड़ा वो सा। ऐसे है कि अब तो उनकी जर्नी अभी डिनाइल पे है, लेकिन मतलब फिर भी कहीं ना कहीं मैंने उनकी हेल्थ में तो चेंजेस काफी देखे हैं। फिजिकल हेल्थ में? हाँ, फिजिकल हेल्थ में तो काफी चेंजेस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब एक ना उनका बॉडी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी। ठीक है। उनको 3 डिसीज थे,
एक तो उनको डिसीज थे, एक ट्यूबरक्लोसिस भी था उनको, ब्रेन में क्लॉट भी था, और प्लस उनके लीवर सिरोसिस भी था। यहाँ पे बैठ के मैंने काफ़ी उनके चेंजेस देखे हैं मैम। फिजिकल तो है, मतलब अब मेंटली भी कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि वो स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है कि स्टेबल हो रहे हैं। और मतलब यहाँ डॉक्टर और स्टाफ जो है काउंसलिंग, मतलब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सा वर्ड ढूंढ के हम्म। बताओ जिससे फैमिलीज को होप मिले। बिल्कुल। हम नहीं तुम्हें वो वर्ड प्रोवाइड करने कंफर्टेबल दे महसूस सकते। करवाते हाँ। हैं यहाँ पे सब हमें। सब मतलब कि हर कोई मेरी बात सुनता है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि पता नहीं ये वहां पे मेरी कोई पेन को समझेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे सबने मेरी पेन को सुना भी है और समझा भी कोई है। हंसता तो नहीं है, तुम्हें शेम तो नहीं नहीं कोई फील नहीं, कराता? मुझे ऐसा नहीं है। तो जब तुम्हारी बात सुनी जाती है तो फिर तुम्हारे को लगता है कि, और यहाँ पे क्योंकि ये जो पेन है या जो शेम ही है हम सबकी कॉमन बिल्कुल। है ना, कहीं हम सब यहाँ पे शर्मिंदा होके बट बैठे यहाँ पे हैं। जब मैं बैठी हूँ ना, मतलब मीटिंग में बैठी हूँ ना मैम, कहीं ना कहीं मेरी वो शेम कम भी हो गई थी। हाँ, यहाँ पे बैठ के ना मैम मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, कि कहीं ना कहीं अगर मुझे किसी से अब बात करनी पड़ती थी ना, तो मैं अब ना विदाउट फियर वो कर पाती थी मैम और बात। ये एक मैजिक ही है ना, आप हाँ अपनी पेन यहाँ बैठ के शेयर कर पा रहे हो। ये भी तो एक मैजिक ही है ना। ये ट्रीटमेंट ने आपको ये चीज ऑफर भी दी है ना, कि आपको एक जरिया दिया है, एक जगह दी है जहाँ बैठ के आप अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो। तो मुझे लगा है मेरे जितने भी सेशन हुए, ये पहली बार इसने इतनी डीप पेन शेयर की है। दिस इज द पावर ऑफ द प्रोग्राम। हाँ जी सर, एक मिनट माइक आने माइक दीजिए। आई अप्रिशिएट यू फॉर योर जर्नी। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन, आपके हस्बैंड को इधर लाने के लिए वो खुद रेडी हुए थे या आपने कन्विंस किया था? कैसे लेके इधर लेके आए कैसे, मतलब मैंने कन्विंस किया था उनको। मतलब मान गए थे वो खुद नहीं, से? माने नहीं वो। अच्छा, बताओ माने नहीं थोड़ी थे। सी वो हाँ। वाली जर्नी, यहाँ क्या वो हुआ? मतलब ऐसे था लेके कि कैसे आए कि बस? उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत थे उनके, हाँ। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे। मैं जब भी उनको देखती तो मुझे एक फियर ही था कि अब ये मतलब इनकी डेथ हो जानी है अगर मैं इनको ट्रीटमेंट के लिए ना लेके गई। तो वो कहीं ना वो नहीं मान रहे थे कि मैं यहाँ पे आऊंगा। तो वो शॉप पे चले गए हुए थे, मैं शॉप पीछे चली गई उनके मतलब शॉप पे। तो मैंने उनको यही बोला था कि हाँ नहीं आज आप चलो मेरे साथ, सिर्फ डॉक्टर को चेकअप करवाना है हमने। तो तो कहते इधर नहीं लेके आए नहीं। थे? हाँ इधर लेके हाँ आए जी, थे? हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। ओके। तो मैंने बोला कि डॉक्टर को चेकअप करवाना है, तो कहते नहीं मैं कल जाऊंगा। मैंने बोला कि नहीं आज मैंने अपॉइंटमेंट ली है, आप चलोगे मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं वो आ गए थे, बाकी फिर वो टीम ने मेरे साथ दिया। तो उसके बाद एग्री कर गए? हाँ एग्री कर गए, वो हर्मिटेज में है अभी। चलो हर्मिटेज बढ़िया, के लिए गुड। एग्री कर गए थे। हाँ नहीं अभी नहीं agree किया। डोंट मेक इट साउंड सो सिंपल, इतना हाँ, सिंपल नहीं था नहीं, उज्जवल के बिल्कुल। साथ। मनाना तो पड़ा होगा हाँ ना, हाँ है ना? बहुत मनाना पड़ा। हाँ फाइनली मान वहाँ गए? पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे उनको वहां पे लेके जाने। ओके। क्यों मनाना पड़ा था? क्यों नहीं माने जब इतने सारे हाँ, इश्यूज ये थे? माने क्यों नहीं थे? माने ये हाँ। बताओ क्योंकि वो सबको। बीमार थे ना, उनको अपनी मतलब सोच पता, बीमार व्यक्ति क्या सोच सकता है, पर्सन क्या सोच सकता है। तो उस टाइम भी ड्रिंक कर रहे थे, मतलब नहीं हॉस्पिटल में नहीं ड्रिंक कर रहे थे। नहीं, आने से पहले ड्रिंक हाँ कर रहे ड्रिंक थे? कर रहे थे, तभी तो लेके आई फिर उनको, क्योंकि वो उनसे नहीं कंट्रोल हुआ, क्योंकि वो बीमार हो चुके थे। उनको नहीं समझती कि मैंने क्या डिसीजन लेने हैं, तो मुझे लेना पड़ा। आपको ये नहीं लगता कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाना चाहिए? हाँ, ये नहीं कभी ये दिमाग में क्वेश्चन आया। नहीं आता क्योंकि नहीं ये भी एक बीमारी क्वेश्चन है। बीमारी इतनी बड़ी कैसे जल्दी ठीक हो जाएगी मैम? मुझे ये लगता है कि कुछ मुश्किल से ही हमारे को लकी है तो हमें झटके आते हैं लाइफ में कि अब ट्रीटमेंट कराना है। मेरा झटका ये था कि मेरा रिलेशनशिप टूट गया। मैंने बोला मम्मी को कि अब मेरे को ले जाओ यहाँ से, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जैसे अनु मैम का भी रहा है, उनकी स्टोरी में भी रहा है। एक झटका रहता है जो लगता है, जब उसके बाद हमें लगता है कि, लेकिन झटकों के बाद भी हम रेडी नहीं होते छोड़ना। हमें लगता है कि हम कम कर लेंगे या हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, दिन मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं होता वो। देखो कनव, हाँ। ये पेशेंट जो है वो तो कभी भी नहीं मानता है। वो चाहे पेशेंट का थल्लड़े से भी थल्लड़ा लग जाए, जो ਉਹਨਾਂ बॉटम ਨੂੰ से भी ਵੱਡੇ ਤੋਂ बॉटम ਵੱਡੇ लग ਵੀ जाए, ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ वो नहीं ਮੰਨਦੇ। मानेगा। तो इसलिए फैमिली को मानना जरूरी है। ये बात फैमिली को समझना जरूरी है, पेशेंट नहीं समझ पाएगा। ਅਨੂ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ,
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਝਟਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸੀ। पेन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थोड़ा सा नीरू मैम आप शेयर करो कि पेन ऑफ अ वाइफ कि किस पेन के साथ हम आए और कैसे अब वो पेन हमारी रिकवरी और सोब्राइटी में हमारी हेल्प कर रही है। राधिका ने स्टोरी सुनाई, सेम ही स्टोरी मेरी है फ्रॉम चाइल्डहुड यहाँ तक की। एज ए वाइफ मैं यही कहूँगी कि पेन इतनी ज़्यादा होती है, मैंने पहले बहुत बार शेयर किया है कि मुझे अपने लिए पेन नहीं होती थी, बच्चों के लिए बहुत होती थी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो वो पेन मेरे लिए बहुत अनबेरेबल पेन थी कि मेरे बच्चे ये सब ना देखें। ये मतलब एज ए मदर कह लो कि मेरी पेन ज़्यादा थी एज ए वाइफ। शायद अकेली वाइफ होती तो मैं सह जाती, पर एज ए मदर मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि उनको ट्रीटमेंट में लेके आना है, क्योंकि वो जो सहम बच्चों के अंदर होता है ना, वो जैसे अभी राधिका शेयर कर रही, अभी भी मेरे को लगा कि अभी भी उसके अंदर वो पेन ना उससे बुलवा नहीं पा रही है वो चीज़ें सारी, तो वो पेन बच्चों में रह जाती है। तो वो पेन मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी। मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे ये चीज़ नहीं देखेंगे और मेरे बच्चे इस तरह का फ्यूचर नहीं लेंगे जैसा फ्यूचर आम इस बीमारी में बच्चों को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी मेरी ताकत भी थी अंदर से कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं देना चाहती। एज ए वाइफ तो पेन बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब ये कहूँगी कि प्यार भी मुझे अपने हस्बैंड से ही बहुत मिला है, सबसे ज़्यादा, हर रिलेशन में सबसे ज़्यादा। तो पेन तो होगी जब उसको इस तरह देख के, वो पेन मैं मतलब नहीं कर सकती शब्दों में। जो मैंने रातें काटी हैं, जो मैंने पेन देखी है, वो पेन को मैं भी कहीं न कहीं राधिका की तरह अपने पास्ट से कोरिलेट करती थी। और फिर फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि मेरे बच्चे ये सब कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे? उनको तो वही वाली मतलब इस पेन से कैसे गुज़रेंगे वो? बहुत पेन से गुज़रे हैं, लेकिन अब रिकवरी में आके ठीक चल रहा है। एज़ ए वाइफ़ अच्छा चल रहा है, अच्छा हस्बैंड के साथ अच्छा है। ये वही हस्बैंड है जो मुझे भी मेरे डाउन मोमेंट्स में मुझे सँभाल लेते हैं, जिनको कभी ये पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है, रिलेशंस क्या हैं। और बच्चे, सबसे बड़ी बात मुझे सैटिस्फैक्शन होती है कि मेरे बच्चे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं। उनको एक बहुत अच्छे फादर मिल गए हैं, जो उनको पूरे सपोर्ट करते हैं, और मम्मा तो चलो उनके साथ शुरू से थी। तो वो मेरे को बड़ा रिलीफ देता है एज़ ए मदर कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। मम्मा भी अब बेटर हो गई है, हाँ, मम्मा भी रिकवरी वाली बेटर हो मम्मा हो गई गई है। आई वांट टू आस्क कि अब चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, तो वो कौन से स्किल्स यूज करते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम से डील करने के लिए? आई एम आल्सो फैमिली चाइल्ड, मैं एम ग्रोइंग अप, तो मैं देखता हूँ अपने आप को स्किल्स यूज करता हुआ जो मैं सीखा हूँ अपनी जर्नी में, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी बेटी आती थी, उसको समझ थी थोड़ी, तो उसने प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से सीखा है। आज भी हम बातें कर रहे थे तो वो मुझे यही बता रही थी कि मम्मी वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आती है तो मैं ये स्किल यूज़ करती हूँ, ये प्रॉब्लम आती है तो ये स्किल यूज़ करती हूँ। फिर मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि जब तेरे मन में कोई चीज़ आती है तो तू क्या करती है? उसको एक्सप्रेस करती है कि एक्सप्रेस करती है? कहती मम्मा अगर तो बात करने वाली हो किसी से तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नोट डाउन करती हूँ, मैं अपने ब्रेन में नहीं रखती कुछ भी। कहती ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है मम्मा, एक्सप्रेस नहीं करना अपने आप को। तो मेरे पास डायरी लगी हुई है, मैं नोट डाउन करती हूँ। जैसे वहाँ पे कहती सर बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस को लिख के भी कर सकते हो, वेंट आउट। वो ये स्किल बहुत यूज़ कर रही है वहाँ। और बाउंड्रीज ऑलमोस्ट मतलब जो यहाँ से उसने सीखा है ना, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पीपल प्लीजिंग वो नहीं करती, वो घर में किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती। ये चीज़ें हमने तो सीखी नहीं थी। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती है कि ये गलत है चीज़, ये मेरे से नहीं होगा, आप देख लो, आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ये चीज़ हमने तो आज तक मेरे ख्याल बोलने में बहुत तो वो मतलब ऑलमोस्ट सारे स्किल यूज़ कर रही है। और अभी बेटा छोटा है, 15 इयर्स का है, उसको मैं सिखा रही हूँ धीरे-धीरे। 15 इज अ टफ एज मैम बॉयज के हाँ, लिए बहुत। तो वो मैं उसको सिखा रही हूँ, मुझे उसके साथ बड़े एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं।
जब आपके बेटे ने आपसे शेयर किया था और सर से भी कि मुझे लगता है मेरा मोबाइल यूज ज्यादा हो रहा है, मतलब एक हमारा बच्चे का डॉक्टर को कहना कि मेरा मोबाइल यूज ज्यादा हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज वो यहाँ प्रोग्राम में बैठता था। मेरे बेटे में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी भी उस टाइम की प्रेगनेंसी ना बहुत स्ट्रेस में निकली है, सेकंड प्रेगनेंसी। तो कहीं ना कहीं उसका असर उस पे हुआ है। वो भी ना मतलब कहीं ना इमोशनल, जैसे उसमें ड्रॉबैक है कि वो इमोशंस में आके ना किसी को खुश करने के लिए जल्दी मान जाता है। वो मैं उसमें चीज़ देख रही हूँ। तो उसको मैं अब इस चीज़ पे काम कर रही हूँ साथ साथ में उसके, कि इमोशन में आके कोई फैसला नहीं करना है, कुछ नहीं करना कि तूने पापा को खुश करना है, मम्मी को खुश करना है। जो ठीक है वही करना अपने लिए। तो ये चीज़ उसके साथ अब मैं मतलब कर रही हूँ। बाकी साथ साथ में जो यहाँ से सीखते हैं वो भी अप्लाई कर रही हूँ उसके साथ। एज ए बॉय बहुत टफ है उसको पालना, क्योंकि बेटी के टाइम पे मुझे दिक्कत नहीं आई, उसके साथ बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। एज ए बॉय डिफरेंट होगा आई थिंक। नहीं, ऐसा उसमें नहीं है। वो उसको सबसे ज़्यादा ये होता है कि मेरी मम्मी-पापा मेरे को टाइम दें बस। ये चीज़ उसको बहुत होती है कि मेरे मम्मी-पापा हमें चाहे 10 मिनट दें, मैं उनको टाइम ज़रूर देती हूँ। जितनी मर्ज़ी मैं परेशान हूँ, जितनी मर्ज़ी मैं थकी हूँ, मैं अपने बेटे से रोज़ बातें ज़रूर करती हूँ। उसको पूछती हूँ आज तेरे अंदर क्या चल रहा है, और अपना भी बताती हूँ। पहले नहीं बताती थी मैं। मुझे यहीं से सीखने को मिला कि आप बच्चों से शेयर किया करो अपनी फीलिंग्स। मैं उनसे भी, अपने बेटे से भी सारी फीलिंग्स शेयर करती हूँ। मैं आजकल जिस फेज़ से निकल रही हूँ वो भी मेरे बच्चों को पता है। डेली उनसे बात होती है इस टॉपिक पे। तो ऐसा मतलब बच्चों को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और मेरे को लगता है ना कि जो स्ट्रेंथ हमें बच्चों से मिलती है ना, वो स्ट्रेंथ हमें कहीं से नहीं मिलती। मतलब एज़ ए वाइफ़ भी शायद कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ थोड़ी वीक पड़ जाती है, पर एज़ ए मदर हमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलती है बच्चों से। फिर हम बच्चे बहुत अच्छा आईना होते हैं। हाँ, बच्चे हमें आईना बहुत अच्छे से दिखाते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो उसमें हमें देख के ना तकलीफ थोड़ी कम होती है। हाँ। कोई और हमें वो बात बोले तो शायद हम हमारा चिमब्रेन ऑन हो जाता है। पता तो नहीं बच्चों के शायद साथ वो सर बोलते हैं ना ऑक्सीटोसिन वाला क्या रिलेशन ही होता हाँ, है यस बच्चों के। यस। जब बच्चे बोलते हैं ना ये चीज, कोई बात नहीं मम्मा, हम है ना आपके साथ, आप कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने हेल्थ खराब नहीं करनी। वो चीज एकदम अंदर से ना वो दे देती है स्ट्रेंथ की नहीं यार, अपने बच्चों के लिए करना है। नहीं तो अदरवाइज देखे तो शायद हम कहीं ना कहीं टूट भी सकते हैं। ये लेडीज में होता ही है कि एज ए मदर वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक क्वेश्चन और है कि हम यहाँ पे फैमिली की पेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारी वाइब्स भी हैं। तो वाइब्स के मन में ना एक दुविधा चलती है कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है टू वॉक अवे, मैं क्यों इतना चेंज हूँ? तो आपके पास भी तो ऑप्शन थी। आपको क्या चीज थी जिसने आपको मदद करी इतनी टफ जर्नी में अपने हस्बैंड का साथ देने की? ये आपका क्वेश्चन बहुत मतलब आंसर इम्पोर्टेंट होएगा बहुत लोगों को राह दिखाने में। मैंने ना अपनी सबसे पहली मीटिंग में यहाँ शेयर किया था, तब मैं बहुत रोई थी राधिका की तरह ही। मैंने ये कहा था कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से नशा करना सीख के नहीं आता। उसको बाय बर्थ नशा नहीं मिलता कि वो नशा करना शुरू कर दे। अगर उसको प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में इस चीज़ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अकेला छोड़ दें। हेल्थ इश्यूज हमें भी हो सकते हैं, तो हम एक छोड़ देंगे एक दूसरे को। मतलब थोड़ा-सा आप इसको ऐसे ले लो कि मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ कि अगर एक कमिटमेंट आपने एक रिश्ते में कर दी है ना, तो उस कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जब बुरे दिन आए तो हम एक-दूसरे का साथ छोड़ दिया। बुरे दिनों में ही हमने एक-दूसरे को सहारा बनना होता है। अच्छे दिन तो हम अच्छे से बिता ही लेते हैं। तो ये भी चीज़ मेरे को मतलब अपने दिमाग में रहती थी कि कमिटमेंट किया इस रिश्ते में, तो ऊपर-नीचे अगर हो भी जाएगा तो रिश्ता नहीं जाना चाहिए हाथ से। इस चीज़ ने भी बहुत मेरे को हेल्प की है। कहीं न कहीं हमारी अटैचमेंट भी हमें मदद करती है ना? कहीं न कहीं हमारा, क्योंकि अगर अटैचमेंट नहीं होएगी तो हम शायद इतनी टफ जर्नी को स्टार्ट करने की भी नहीं सोच सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सर हमारी अटैचमेंट मदद हाँ, ये करती एक है। अटैचमेंट ही होती है। हुँ, मेरी उनके साथ बहुत अटैचमेंट है। ठीक है। किसी को दिखे ना दिखे फैमिली में, मैं अगर वो ना जैसे घर पे ना मतलब हमारी मतलब शॉप का जो डिस्टेंस है ना घर से, मतलब थोड़ा सा ये 5 मिनट्स का ही है।
तो कहीं न कहीं ना जब रात को ना जब विंटर्स की नाइट होती थी ना तो फॉग पड़ जाती है मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैम मुझे घर बैठे एंग्ज़ायटी होती थी कि वो कार में गए हुए हैं, तो वो कैसे आएँगे? उन्होंने तो मतलब अल्कोहल ली होगी उन्होंने मतलब सब्सटेंस लिया हो, कैसे वो घर पे आएँगे? मुझे ना कहीं न कहीं ये वो एंग्ज़ायटी इतनी होती थी ना कि हाँ, कैसे तो मैं पता क्या करती थी मैं मुझे ये नहीं था कि मैं एक्टिवा पकड़ती थी और उनको देखने चली जाती कि वो कंफर्टेबली आ रहे हैं यहाँ पे, घर पे आ रहे हैं। मैं कहीं न कहीं ना वो चली अब जाती तुम्हें थी। यहाँ बैठ के पता चला है कि वो अटैचमेंट नहीं थी, वो कोडिपेंडेंस थी। वो यहाँ तक हमें लेके आई है। पर अब जो तुम्हारी अटैचमेंट है उसने तुम्हें इन कुर्सियों पे बिठाया है। ठीक है, तुम अपनी कोडिपेंडेंसी पे वर्क कर रहे हो और अब यस मैम। अटैचमेंट के सही मायने सीख रहे हो। हमने यहाँ बैठ के एज वाइफ्स एज मदर्स सीखना है कि हमने अपने पेशेंट से कितना अटैच होना है, जिससे हम उसकी मदद कर सकें, उसका नुकसान ना कर सकें। जैसे आज ना मैंने बोला मम्मी को क्रिसमस है मेरे को चीटोस खाने दो, वो कितनी नहीं करना मुझसे इनेबल मत करवाओ। अच्छा निशा, थोड़ी सी आप शेयरिंग करिए। आप ये भी एक वाइफ हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाया है। एक छोटी सी शेयरिंग करिए कि कैसे पेन से हम यहाँ पर एक रिकवरी के सफर में आए हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨੀਰੂ ਮੈਮ ਨੇ, ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਨੂ ਮੈਮ। ਉਹ ਪੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਘਰ। ਘਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਮਿਲੇ YouTube ਤੇ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਪਲਾਈ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨੂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਾਏ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬੀਬਾ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। आज लाइफ कैसी है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि आज फिर से जगा दिया रब जी, घर के 6 सदस्य जाग गए हैं और उनको एक मौका मिल गया है अपने आप पे काम करने का। धन्यवाद, फिर धन्यवाद सर जी। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬਾ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰਮਿਟੇਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੀਬਾ? ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੂ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੇਮ ਪਿੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਨਾ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤਾੜ ਫਾੜ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬੀਬਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬਾ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਰਟਿਵ ਟਾਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਲਵ, ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਛਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ ਬੀਬਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਨੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀਨਸ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਟੋਰਾ ਹੀ ਪਕੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਏ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਬਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਤ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਚਆਰ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ फ्रेंड्स वगैरह सब मतलब है चीज। थैंक यू। स्माइल पहले आप में आई थी कि पहले बीबा जी में आई थी? नहीं मेरे में आई थी पहले। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि रिकवरी फैमिली से ही स्टार्ट होनी है। अगर डिजीज भी अगर फैमिली से स्टार्ट हुआ है, इट इज अ फैमिली डिजीज, तो कहीं ना कहीं स्माइल भी फैमिली से ही स्टार्ट होनी है। स्ट्रॉन्ग एक्शंस, वीक एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शंस में पहले फैमिली ने ही कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद ही और पेशेंट में जाएगी उसकी खुशबू, जैसे जसबीर अंकल बोलते हैं। मीनाक्षी तो आप भी थोड़ा सा शेयर कर लो, फिर सर को बुला लेंगे। सत श्री अकाल जी सबको। मतलब जैसे सबने अभी पेन ऑफ एडिक्शन और ये बीमारी बताई है, तो ट्रीटमेंट में आने के बाद एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि पेशेंट किसी हद तक काफ़ी पीछे रह जाता है, बट फैमिली को अपनी हो जाता है कि आज मैंने ये चीज़ की है, आज मेरा स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है, तो उसकी रीइंफोर्समेंट मुझे मिली है, तो डेफिनेटली अब मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिल रही है। तो वो चीज़ हम जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ भी होना स्टार्ट हो जाती है और वो हमारे बच्चों में भी आती है। मतलब हमारी फैमिली में अब हम तो जैसे चाय पी रहे हैं या खाना वाना कुछ खा रहे हैं, तो हम लोग अब बहुत कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर देते हैं, देखो यहाँ पे बीमारी आ गई, ये हमारे घर में बीमारी। मतलब एक कोई छोटा सा अभी जस्ट हम लोग शाम को स्नैक्स खा रहे थे, तो पंशुल सेड कि मम्मा मुझे ना टैब चाहिए। मैंने कहा पंशुल आपके सामने कॉफ़ी पड़ी है, आपके फेवरेट स्नैक्स पड़े हैं, तो आप हेयर एंड नाउ में रह के उसको एंजॉय करो, अगर बीच में टैब आ रहा है इसका मतलब ये आपकी बीमारी है। तो दिस इज व्हाट कि हमें ना थोड़े थोड़े से एक दूसरे को, अब वो भी बोल देता है मम्मा आप प्रोवोक कर रहे हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं आ जाती है कि फैमिली में अब कंफर्टेबली हम एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर पाते हैं। हम सारे 4 to 6 में आ जाते हैं, Yes, है ना, जो बिल्कुल। नीचे जा रहा है उसको भी हम खींच के ले आते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसको भी हम पीछे खींच के ले और आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ही सब कुछ ठीक हो जाता है, या बिल्कुल हम फैमिलीज एकदम सारा प्रोग्राम सीख के और फिर गुस्सा गुस्सा नहीं आता है, सब इमोशंस आते हैं, एंजाइटी भी आती है, फियर भी आता है और एग्रेशन भी आता है। बट अब हमें यह है कि उनकी उस स्पेसिफिक फेज की जो इंटेंसिटी है ना, वो अब इतनी ज्यादा नहीं नहीं है। होती है। मतलब ये रियलाइजेशन अब मतलब अपना दिमाग शायद अब इतना थोड़ा सा विजडम आ गई है, कोई जर्नी फ्रॉम चिंपरेन टू टू पीएफसी हो PFC गई है। एग्जैक्टली। हाँ, कि इतनी सी विजडम अब आ गई है कि अच्छा, जैसे मेरे को सबसे ज्यादा जो मेरी है ना, जो मेरा करेक्टर डिफेक्ट है, मुझे रहता है मैंने ही करना है। बट फिर अब आजकल जैसे मैं परसों ही अपने में बैठी थी अकेले, तो मुझे एकदम से पता है क्या है, मैंने कहा देख मीनाक्षी, अब सेल्फ टॉक थी कि अभी देख फिर तू बाबा जी को अपनी जर्नी में से निकाल रही खिसका है। रही है।
तो दिस वाज माय रियलाइजेशन कि हाँ ठीक है, ये सिर्फ प्रोग्राम में बैठ के आता है, ये इंसाइट ऐसे नहीं आती। मतलब अगर मैं कहूँ हाँ जी मैंने एक बारी सीख लिया और हो जाएगा सब। आपसे भी एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन है कि आपके लिए कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट था एज अ वाइफ इस जर्नी में चलना, क्योंकि ये हमारी वाइफ्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स के लिए वो कहते हैं कि इजी है, जबकि मैं एज अ पेरेंट कहती हूँ कि इजी नहीं होता है, पर फिर भी इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। एज अ मदर मेरे लिए इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट चॉइस, बट एज अ वाइफ आपके लिए कितना इजी था और क्यों आप चलते रहे इस जर्नी में डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस? अनु मैम, इसमें ना जैसे अगर मैं अपना चाइल्डहुड एनवायरनमेंट देखूँ ना, मेरे जो मम्मा है ना, शी इज सो डोमिनेटिंग, और मुझे सेम वैसा ही एनवायरनमेंट शादी के बाद मिल गया। यहाँ पे जो मदर इन लॉ है, शी इज ऑल्सो सो डोमिनेटिंग। तो मुझे ना एक अंदर से ना कह सकते हैं कि मेरा ये वैल्यू सिस्टम था कि नहीं भाई, जो पति है ना वो परमेश्वर है, एंड आई हैव टू फॉलो हिम। वो जैसे भी जो भी कर रहा है वो ऐसे, क्योंकि मुझे वो बहुत हर्ट करता था समटाइम्स जब मेरे मम्मा पापा को कोई वियर्ड या काइंड ऑफ सार्केस्टिक कमेंट पास करते थे ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। आई वाज सो सेंसिटिव फ्रॉम माय चाइल्डहुड। फिर जब मैं यहाँ पे शादी होके आई तो फिर मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ देखी कि जैसे हमारे घर पे यही कमेंट्स होते थे, इतने साल में नौकरी कितनी है एज अ सुपरिटेंडेंट एवे थोड़ी। मतलब मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई एज अ वुमेन मुझे नहीं लगता कि हमें अपने मतलब मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को ऐसा कोई सार्केस्टिक कमेंट देना चाहिए। और मेरी एक अटैचमेंट थी, वो जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम यही बन गया था कि नहीं, मेरा पति परमेश्वर है। और मुझे इसको जैसे बीमारी में मैंने देखा, क्योंकि मैंने ये 2 दिन देखा था कि मुझे अब समझ में आता है यहाँ पे बैठ के कि वो एक स्टेज ऑफ ओवरडोज थी, और बाबा जी का थैंक यू कि उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। तो वो एक मुझे मोटिवेशन मेरे अंदर था, और एक मेरा वैल्यू सिस्टम था, नहीं जी मुझे एक मतलब अपने हस्बैंड को बचाना है और अपने परिवार कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंस भी थी, को। कोडिपेंडेंस, अटैचमेंट भी थी, एग्जैक्टली। पर अब वो एक हेल्दी अटैचमेंट वो में चेंज टॉक्सिक हो रही है। अटैचमेंट से, वो टॉक्सिक अटैचमेंट कैसे थी, वो खाना खा रहे हैं तो मैं खाना खा रही हूँ, वो खुश हैं तो मैं, मेरे फेस पे स्माइल आ रही है। अगर उन्होंने बोला कि ये नहीं खाना ये खाना है, तो मैंने अपना मन मार के वही बना देना। बट अभी सिस्टम धीरे धीरे से चेंज हो रहा चेंज है हो रहा है। कि अगर बेटा भी कह रहा है कि नहीं ये खाना है तो अंशुल मुझे, कुछ बोलना चाहता है, हाँ तो वो अब सच्चाई बताएगा। जैसे पिछली बार ना पापा आए फॉलो अप से 2 दिन का होता नहीं है, तो परसों 3 दिन तक सही रहा। मेरे बुआ आए हुए थे, तो रात को ना मम्मा ने बता दिया कि पापा ने ना गोली पी हुई है। तो मैंने किचन में थे ना, हमारी खुली किचन है, तो ये मैं इनके साथ गया हूँ स्नैक्स। ये पापा ने कहा 2 मिनट तू स्नैक्स वाले के पास रुको, मैं 2 मिनट आया। मैंने कहा कहीं या घर पे पैसे लेने गए होंगे, भूल गए होंगे। तो ये गए, तो मम्मा आए, तो मैं ना जोन से फॉरेन से आए ना मेरी बुआ, तो उनका बेटा है छोटा सा, पता नहीं कितने साल का, कितने साल का है, 4 साल। 4 साल का हम्म, अविराज। हाँ जी, चलो अच्छा, दो दो जितने तीन जो भी है। हाँ। का 4 साल का है ना वो है। तो जब मम्मा ने बताया ना, तो पहले मैं बहुत आराम से उसके साथ खेल रहा था, हाँ ये है वो है। जब मम्मा ने बताया ना, तो मेरे दिमाग में ना वो चीज बैठ गई और मेरे को डर सा आ गया। और फिर इसने ये चीज बोली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं इसकी हेल्प लेती हूँ। पहले होता था कि जैसे सर बताते हैं ना कि हम विक्टिम बन जाते हैं और दूसरे बंदे को हम विलन बना देते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है हम फैमिलीज में। तो अब मैं इसकी हेल्प लेके चलती हूँ कि पंशुल ऐसे सिचुएशन है, तो आप अब बताओ बेटे हमें कैसे करना चाहिए। तो उस दिन जैसे इसको मैंने ये चीज एक्सप्रेस की, तो मैंने देखा कि वो बहुत नॉर्मल, जब तक गेस्ट हमारे घर पे थे तब तक ही वो सो नॉर्मल। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम इस तरीके से हमारे बच्चों में ट्रेवल कर कि मतलब ना तो अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया तो वो बच्चा भी उस सिचुएशन को हैंडल करके, और फिर बाद में इसने पापा को बोला कि पापा अब मैं नहीं टॉलरेट कर पाता कि मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आए। इसने ये स्टेटमेंट भी दी अपने पापा को कि पापा अब मुझसे नहीं टॉलरेट होता कि मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आए। अपना मैसेज भी दिया, कन्वे पर किया एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छे दिया, तरीके उनकी से। रिस्पेक्ट भी रखी। मैं और कुछ पहले जैसे घर पे लड़ाई होती थी, हम्म ट्रॉमास होते थे, तो मेरे दिल में ना ये डर बैठ जाता है, मैं छुपके से कहीं बैठ जाता था। या मैं सामने मेरे ताई है ना ताऊ,
उस उनके घर चल जाता था। अब अगर कोई लड़ाई होती है ना, मैं अब एक कमरे में चल जाता हूँ, मैं कहता हूँ चाहे सिर पड़े जो मर्जी करे, मेरा कुछ नहीं है इसमें। जब पापा बोलने लग जाए ना, तब मैं पापा को चुप करा लूंगा। अगर पापा का मूड अगर खराब हो गया ना, फिर सारे चुप हो जाएंगे, फिर पापा नहीं चुप होने। ऐसे तो नहीं है, हमारे ट्रू मिरर्स हैं। और कहीं पे ना मम्मा भी पापा के साथ लेबलिंग कर जाती हैं। पहले मेरे से पूछते हैं कि क्या खाना है। अगर मैं कह रहा हूँ ना राजमा चावल है ना, तो अगर पापा से पूछ, पापा ने कह दिया ना कड़ी, चलो कड़ी बना लेते हैं ना। कहते फिर बाद में अगर रात को होती है ना, रात कहेंगे राजमा चावल ना बहुत हैवी हो जाएंगे। चीजों को बैलेंस, अब इसको भी तो ना कहना है और इसको ना सुनने की आदत भी तो डालनी है ना। So मैं नई फैमिलीज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर इन कुर्सियों पे बैठ के ये बच्चे ये बातें करनी सीखे हैं, एनेबलिंग और ये ट्रॉमास, इस तरह के वर्ड्स को इतनी कंफर्टेबली बोलना सीखे हैं, इनके साथ रहना सीखे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डेटा इंटरवेंशन करना सीखे हैं। इनकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगी हैं, खाली यहाँ पर बैठ के सीख के यहाँ पर हम इन स्टेजेस पे पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये कुर्सियां कितनी बड़ी टीचर हैं अगर आप स्टूडेंट बनो तो।